Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. Students, FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका टाइटल है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। आज का हमारा टॉपिक है 8.4 पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिव्यू करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को जिसमें हमने डिफरेंस किया अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में। स्टूडेंट्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस होती हैं और अनपोलराइज्ड लाइट में बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं। जब हम लाइट को पोलराइज करते हैं तो दैट मीन्स कि हम लाइट को कन्फाइन करते हैं टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लाइट को कन्फाइन कर दें टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन और वो लाइट कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट को पोलराइज करने के काफी सारे मेथड थे। उनमें से एक मेथड हमने प्रीवियसली ये भी देखा था कि बाय रिफ्लेक्शन मेथड। और इस लेक्चर को समझने के लिए आप इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, टकरा के वापस आती है सेम मीडियम में, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट करती है, बेंड होती है। तो लाइट की जो बेंडिंग है और ट्रांसमिशन है सेकेंड मीडियम के अंदर, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब लाइट या तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, तो दैट डिपेंड कि आप किस मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हो रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आए। तो स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। इन 1808 लुइस मेलूस डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, लाइट बिकम पोलराइज्ड। तो प्रीवियसली हमने देखा कि लाइट पोलराइज हो सकती है। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एक मेथड था, स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल्स। रिफ्लेक्शन मेथड था कि लाइट जो है वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी प्लेन पोलराइज हो सकती है। तो उसी रिफ्लेक्शन मेथड को कंटिन्यू करते हुए मेलूस का कहना क्या था कि एक ऑर्डिनरी लाइट जो कि अनपोलराइज्ड होती है, वो जब किसी प्लेन शीट ऑफ ग्लास की सरफेस पे इंसिडेंट करती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो प्लेन पोलराइज हो सकती है। उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड। तो वो किस तरह होगा उसे हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है, ये बाउंड्री ऑफ मीडियम है। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर एक मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम है। तो मीडियम 1 हम एयर ले लेते हैं और मीडियम 2 हमारे पास ग्लास सरफेस है, क्राउन ग्लास। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.52 होती है। ऑल्दो ग्लास के लिए फिक्स वैल्यू नहीं होती, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास। सो क्राउन ग्लास के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रखा है यहाँ पे, 1.52। सो लेटर ऑन हम देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट जो कि अनपोलराइज्ड है, जिसे हम ऑर्डिनरी लाइट कह रहे हैं, वो इंसिडेंट कर रही है ऑन द बाउंड्री ऑफ मीडियम। इस लाइन से ऊपर एयर मीडियम है और नीचे ग्लास मीडियम है। सो इस मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट कर रही है, टकरा रही है लाइट इस पॉइंट पे। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल लाइन। सो लाइट का एक एंगल बन रहा है जिसे इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं हम, या थीटा पी से मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। इसको मैंने नीचे भी मेंशन कर रखा है कि थीटा पी को क्या पढ़ेंगे आप, पोलराइजिंग एंगल। सो ये पोलराइजिंग एंगल है। इसको क्यों पोलराइजिंग एंगल कह रहे हैं वो लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है जो कि 57 डिग्री भी मैंने मेंशन कर रखा है। 57 ही क्यों, इसको भी हम लॉजिक देखेंगे और ड्राइव करेंगे। सो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही, तो अ पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट जो सेम मीडियम में वापस जाएगा। और ये रिफ्रैक्टेड पार्ट, अब रिफ्रैक्टेड पार्ट जो है वो बेंड होगा टूवर्ड नॉर्मल, क्योंकि हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रहे हैं। सो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू नहीं करेगी बल्कि बेंडिंग शो होगी। हम बेंडिंग किस तरफ होगी, टूवर्ड नॉर्मल। रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हुए लाइट बेंड करेगी टूवर्ड नॉर्मल। सो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसके ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है दैट बिकम प्लेन पोलराइज्ड,
और ये रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज्ड होगी। अगर आप इस एंगल से कम करते हैं एंगल या ज्यादा करते हैं, जो इंसिडेंट लाइट है, यहां पे आपने एक सोर्स रखा है लाइट का, इसका एंगल आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो होगी, लेकिन लाइट आपको प्लेन पोलराइज्ड नहीं मिलेगी। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें रिक्वायर्ड है। और हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट प्लेन पोलराइज हुई है? तो स्टूडेंट्स, इस लाइट में देखें बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस मौजूद हैं। ये डिफरेंट प्लेन्स मैंने डिफरेंट कलर से यहां बनाए। सो लेट्स सपोज हम उनमें से कोई दो प्लेन ले लेते हैं जो कि यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। इन दो प्लेन्स में से जब लाइट इंसिडेंट करेगी इस मीडियम की सरफेस के ऊपर, तो एक प्लेन आपके पास इस तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट, और एक प्लेन जो है वो रिफ्रैक्टेड लाइट। बट इन रियलिटी यहां बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। उन बहुत सारे प्लेन्स में से आप जो पोलराइज लाइट अचीव करेंगे यहां पे, वो एक सिंगल प्लेन पर मुश्तमिल होगी, और बाकी सारे प्लेन इस तरफ जाएंगे, जिसको मैंने लिखा है पार्शली पोलराइज लाइट। तो पार्शली पोलराइज लाइट को भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्लीट पोलराइज तो नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ प्लेन्स रह जाएंगे, सारे प्लेन्स नहीं होंगे, नॉट ऑल द प्लेन्स बट फ्यू प्लेन्स। सो ये है पार्शली पोलराइज लाइट, और ये हमारे पास क्या बन गई? प्लेन पोलराइज लाइट। सो प्लेन पोलराइज लाइट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्रिस्टल प्लेस करते हैं, पोलराइड प्लेस करते हैं। पोलराइड को भी स्टडी किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि पोलराइड हमारे पास कोई क्रिस्टल हो सकता है, या आप सिंपल समझ लें कोई ऐसा सब्सटेंस जो लाइट के पोलराइज या अनपोलराइज होने को इंडिकेट करेगा। वो सिर्फ उस प्लेन को अलाउ करेगा जो उसके अपने एक्सेस के पैरेलल होगा। सो पोलराइड को आपने यहां रखना है और स्लाइटली रोटेट करना है। रोटेट करने पे अगर ये लाइट ट्रांसमिट ना हो तो इसका मतलब है कि वो पहले से पोलराइज थी, और अगर ट्रांसमिट हो रही हो रोटेट करने पे, तो इसका मतलब अनपोलराइज लाइट है। सो पोलराइड जो है वो एक एनालाइजर का काम कर सकता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। सो यहां से देखते हैं हम कि इंसिडेंट लाइट जिसका एंगल थीटा पी है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी सेम वही एंगल बनेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होता है रिफ्लेक्शन के केस में, अभी नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें, आप जस्ट इस रे को और इस रे को देखें, तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट अगर आप इसको फोकस कर रहे हैं, तो देन ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको आर लिखा है मैंने, ये एंगल डिफरेंट होगा इंसिडेंट एंगल से। और अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो ये थीटा आर कम होगा, और अगर डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो थीटा आर ज्यादा होगा। सो यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल या पोलराइजिंग एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। और आपने एक चीज और नोट करनी है कि जब लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है एक पर्टिकुलर एंगल 57 डिग्री पे, ग्लास के लिए 57 डिग्री है, वाटर के लिए 53 डिग्री आएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट है, इनका आपस में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है जिसको मैंने आगे लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि लाइट जब प्लेन पोलराइज होती है रिफ्लेक्शन की वजह से, तो जो एंगल बनता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इनमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टेबल बिकम डार्कर व्हेन व्यू थ्रू अ रोटेटेड पोलराइड। एक टेबल सरफेस से, वाटर सरफेस से, या किसी भी सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो भी स्टूडेंट्स पार्शली पोलराइज्ड होती है। आप उस एक पोलराइड में से देखें उस लाइट को और उसे रोटेट करें, तो रोटेट करने पे वो लाइट डिम हो जाएगी। तो उसका डिम होना इस चीज का एविडेंस है कि लाइट पार्शली पोलराइज हुई। तो हर सरफेस जो है जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है सरफेस, वो क्या कर रही होती है? लाइट को पार्शली पोलराइज कर रही होती है। सो जब हम पोलराइड को रोटेट करते हैं तो वो क्या शो कर रहा है? दैट इट इज पार्शली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो नेक्स्ट हम ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पोलराइजिंग एंगल टू गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द रिफ्लेक्शन मेथड। ये जो एंगल हमने यहां पे मेंशन किया था 57 डिग्री, ये हमें कैसे पता चला? ये एक्चुअली एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, ब्रिस्टर इक्वेशन, उससे हम ड्राइव करेंगे। सो ब्रिस्टर्स लॉ हमें वो एंगल बताएगा, जैसे ग्लास सरफेस से कौन सा एंगल होना चाहिए जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो तो प्लेन पोलराइज हो जाए, ऐसे ही वाटर सरफेस के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए जिसपे हम लाइट को इंसिडेंट करें और लाइट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड हो।
तो लाइट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन प्लेन पोलराइज अचीव करने के लिए हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल या पोलराइजिंग एंगल क्या होना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन बैरिस्टर देगा आपको। इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, डेरिवेशन हम बाद में करते हैं, पहले एक चीज और देख लें स्टूडेंट्स कि ये जो दो एंगल्स हैं थीटा पी और थीटा आर, इनका सम 90 डिग्री होगा। दोनों नॉर्मल के साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये एंगल यहां से यहां तक और ये एंगल यहां से यहां तक, ये इनका सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट इनका आपस में एंगल जो है वो 90 बन रहा है, और ये टोटल एंगल जो है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस का नेगेटिव वाई एक्सिस से ये 180 होता है। तो 90 ये हो गया और इन दोनों का सम भी क्या आएगा आपके पास, 90 आएगा। हम लिख सकते हैं कि यहां पे थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको पोलराइजिंग एंगल कहेंगे क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। यहां से हम थीटा आर के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा पी। स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। जिसकी इक्वेशन है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास n1 मीडियम एयर है और थीटा 1 हमारे पास इंसिडेंट एंगल है जिसको थीटा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। n2 हमारे पास ये ग्लास सरफेस है नीचे वाला मीडियम, और थीटा 2 हमारे पास स्टूडेंट्स ये थीटा आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। यहां पे हम लिख सकते हैं n1 इंटू साइन थीटा पी इक्वल्स टू n2 इंटू साइन थीटा आर। अब नेक्स्ट देखें थीटा आर किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा पी। तो यहां पुट करें n1 साइन थीटा पी इक्वल्स टू n2 साइन इंटू 90 माइनस थीटा पी। अब ये एक फॉर्मूला है जिसे आपने याद रखना है, आल्दो दो तरह से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में है ये रिलेशन। तो आपने याद रखना है कि ये रिलेशन इक्वल आता है कॉस थीटा के। सिंपली मैं आपको यहां पे छोटा सा हिंट एक्सप्लेन करता हूं कि देखें साइन इंटू 90 माइनस एक्स, तो इसे आप लिखेंगे इक्वल टू कॉस एक्स। यहां जो भी एंगल होगा वो कॉस के साथ आ जाएगा। इस तरह की फॉर्मेशन कहीं भी आपके सामने आती है तो ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज किसके इक्वल होती है, कॉस के, और ये एंगल उसके साथ आएगा। साइन 90 माइनस थीटा पी, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम किस तरह लिखेंगे, 90 माइनस थीटा पी, दैट बिकम इक्वल टू कॉस थीटा पी। इस तरह हम यहां पे लिख सकते हैं n1 साइन थीटा पी इक्वल्स टू n2 कॉस थीटा पी। अब इस कॉस थीटा को इस तरफ डिवाइड करें और n1 दूसरी तरफ ले जाएं, तो रिलेशन बिकम साइन थीटा पी ओवर कॉस थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाय n1। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। इक्वेशन बिकम टेन थीटा पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। अब n2 हमारे पास कौन सा मीडियम है स्टूडेंट्स, लाइट जो है वो किस मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट कर रही है, तो दैट इज द बाउंड्री ऑफ ग्लास, ग्लास सरफेस है n2, और n1 हमारे पास एयर है। तो एयर के लिए वैल्यू क्या होती है n1 की 1, यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर एयर n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू n। n2 फिर हमारे पास ग्लास सरफेस है और ग्लास सरफेस को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट इक्वेशन वुड बिकम, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, टेन थीटा पी इक्वल्स टू n ओवर 1, और सिंपली यू कैन राइट इट एज टेन थीटा पी इज इक्वल टू n। तो यहां से देखें ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, दैट इक्वेशन डिस्क्राइब दैट टेन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
थीटा पी हमारे पास पोलराइजिंग एंगल और वही हमारे पास इंसिडेंट एंगल है। सो टेन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ग्लास। तो इस एंगल का टेन थीटा लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? एन के इक्वल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब वो मीडियम, सेकेंड मीडियम आपका क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है। और थीटा पी को हम ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं। यहां से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी टेन थीटा बी बिकम इक्वल्स टू एन। अब स्टूडेंट्स यहां से ही आप निकाल सकते हैं ब्रिस्टर्स एंगल। जब मैं बात कर रहा था ग्लास सरफेस की तो वो कितना था? 57 डिग्री। अब उसको हम देख लेते हैं। फॉर ग्लास एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.52 या 53। सो थीटा बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू एन था, ये टेन उस तरफ ले जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या आएगी? 1.52। यहां से स्टूडेंट्स आपका नियरली इक्वल टू 57 डिग्री ये एंगल आपको मिलेगा। सो दिस इज द एंगल कि जिस पे अगर आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे इस एंगल पे 57 डिग्री पे, तो लाइट का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा दैट इज प्लेन पोलराइज्ड और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होगा दैट इज पार्शली पोलराइज्ड। ऐसे ही एक एंगल वाटर सरफेस के लिए होता है। अब वाटर सरफेस के लिए आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने उसको फाइंड आउट करना है। आल्दो मैं आपको बता देता हूं कि एन की वैल्यू जो है वाटर के लिए 1.33 होती है। सो उसके लिए आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये एमसीक्यू आ सकता है आप बोर्ड में कि ग्लास सरफेस के लिए 57 है तो वाटर सरफेस के लिए क्या होगा। आप इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एन की जगह 1.33 लिखना है आपने इस जगह पे। तो टेन इनवर्स 1.33, द आंसर विल बी 53 डिग्री। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। लास्ट पे हम एक एमसीक्यू देख लेते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस फ्रॉम एयर। एयर से एंटर हुई और ग्लास सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इफ लाइट बिकम प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड पार्ट लाइट का क्या बन जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी। सो ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, ये रिफ्रैक्टेड पोर्शन है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर प्लेन पोलराइज हो जाए तो फिर इसका इसके साथ क्या एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी 90 डिग्री।